ओके, तो ये हमारे इस सीरीज का केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर सराउंडिंग अस, इसका 4th पार्ट है। और इस पार्ट में 3rd पार्ट तक हम जो पढ़ चुके थे, 4th पार्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इवोपरेशन, इवोपरेशन इस समझ तो चुके हैं इवोपरेशन को, बट बुक्स में कैसे इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं कि इवोपरेशन क्या कह रहा है ये। दिस इज सेइंग, डू वी ऑलवेज नीड टू हियर, say this, do we always need to heat or change pressure? क्या हमेशा हमें हीट या प्रेशर को चेंज करने की जरूरत है फॉर चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, फॉर द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को अगर चेंज करना है तो क्या हमें दो चीजों में से हीट, हमें दो चीजों को चेंज करना पड़ेगा, या तो हीट में चेंजिंग लाइए, हीट बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, या फिर प्रेशर। क्या इन दोनों के बिना हमारे मैटर में चेंजिंग नहीं आ सकता है, ये पूछा जा रहा है। आप क्या कहते हैं, आ सकता है नहीं आ सकता है? इन दोनों को चेंज किए बगैर मैटर में, मैटर के शेप में, मैटर के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है, राइट। वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। Okay, can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? ये बोल रहा है कि क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहां पर लिक्विड जो है वो क्या होने लगता है, लिक्विड टू वेपर, वेपर में वो कन्वर्ट होने लगता है विदाउट चेंजिंग, विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से ही, अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, बट एक लिक्विड जो है वो वेपर करना स्टार्ट करता है। यस, हम तालाब में देखते हैं, हम नदियों में देखते हैं, ये फिनोमेना जो है सनलाइट से ही होना शुरू हो जाता है, और तभी तो ये पूरा जो 8 महीना होता है ये वाटर वेपर होते रहता है, वेपर होते रहता है, और फिर 4 महीना बरसात में ये बरसता है। यही तो होते हैं जो वाटर वेपर जाके और फिर ठंडा हो जाते हैं तो पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो ये तो हम देखते हैं। ओके, तो ये तो सर बिना 100 सेंटीग्रेड पहुंचे ही ये वाटर वेपर होना शुरू कर देता है। यस, समझते हैं इस चीज को कि ये कैसे होता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर, वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपेंड टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। यानी वाटर जो है आप उसको अनकवर्ड छोड़ दीजिए, या गीला कपड़ा जो है उसको छोड़ दीजिए, गीला कपड़ा धीरे धीरे सूख जाता है, उसका पानी क्या होता है, वेपराइज्ड हो जाता है। पानी को भी अनकवर्ड छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे वेपराइज्ड हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। सो इन दो एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं? ओके, वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपेंड टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। दो एग्जांपल में वाटर के साथ क्या हो जाता है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। ये तो हम जानते हैं ना कि मैटर के जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर उनके बीच स्पेस है तो रैंडम मोशन करते हैं, और वाइब्रेशन तो करते ही करते हैं। और अगर स्पेस नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, उनके बीच का सॉलिड है तो स्पेस नहीं है, तो इसके पार्टिकल्स मोशन तो कर रहे हैं। मैं इसको अगर आग के सामने रख दूंगा तो हीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वाइब्रेशन मोशन रुक जाएगा और रैंडम मोशन बढ़ना शुरू कर देगा, और ये अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। तो ये तो हम समझ चुके हैं। सो ऑलवेज मूविंग आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ लिक्विड, ये बोला जा रहा है कि भाई लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो किसी भी अमाउंट टेम्परेचर पर उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होता है। अभी ये रूम टेम्परेचर है, 22-25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो भाई यहाँ पर जो इसके पार्टिकल है इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है ना। अगर इसमें स्पेस होता तो ये इधर उधर और भागता, रैंडम मोशन बढ़ जाता, बट वाइब्रेशन तो है ना इसमें। तो ये कह रहा है कि लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ लिक्विड। अगर ये बात लिक्विड की है तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the forces of attraction of other particle and gets converted into vapor। अब ये बात कही जा रही है कि सर ऐसा है कि हमें पता है कि टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक स्टेट चेंज नहीं होता है, या प्रेशर जब तक नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे स्टेट चेंज नहीं होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये अगर मेरे पास एक बाउल है और इसमें वाटर भरा हुआ है, तो इसका ऊपरी सरफेस जो होगा, ऊपरी सरफेस, इसमें जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा होने की वजह से ये वेपराइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर भी कम है। क्योंकि नीचे का तो मॉलिक्यूल जो होगा, ये नीचे का मॉलिक्यूल
भाई इनके ऊपर तो पानी का अच्छा खासा प्रेशर है, और चूंकि ये टेम्परेचर से एक्सपोज्ड भी नहीं है, ये ऊपर वाले का मामला अलग है, और इस वजह से स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स गेट्स वेपराइज्ड। ऊपर का सरफेस का जो पार्टिकल्स होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द नीचे के पार्टिकल्स का ज्यादा होता है, इसलिए वो वेपराइज्ड हो जाता है। यही हालत कपड़ों में भी होती है, इसलिए आप कपड़े को देखेंगे कि फैलाकर सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि सरफेस को एक्सपोज किया जाता है एटमॉस्फेयर से, ताकि वो जल्दी से वेपराइज्ड हो जाए। आप एक कपड़ा चादर लीजिए और उसको गीला करके और लपेट दीजिए, 5 दिन लगेगा तो भी नहीं सूखेगा, अंदर ऊपर का सरफेस सूख जाएगा, अंदर का नहीं सूखेगा। लेकिन जब आप उसको फैला देते हैं तो वो विद इन 30 मिनट सूख जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो एक्सपोज होगा तो उसके आउटर सरफेस का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कपड़े के अंदर घुसे हुए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जब वो कवर्ड होंगे, जब वो ऐसा हमने कवर करके कर दिया है तो, और इस वजह से वो वेपराइज हो जाएंगे विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करने के बाद ही सारे, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पर जब पानी पहुंचता है तो 100% वेपराइज हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन ऐसे ही अगर रहे तो बहुत धीरे धीरे स्लोली 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 एक सरफेस, बहुत सरफेस हल्का सा लेयर वेपराइज हुआ, फिर ऊपर वाला जो एक्सपोज हुआ वो वेपराइज, तो ये बहुत स्लोली प्रेशर हो, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, राइट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर, यानी वो ऊपर का लेयर का जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो सरफेस को ब्रेक कर देता है, अपने अट्रैक्शन को, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और वेपराइज्ड हो जाता है। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Yes. So ये जो फिनोमिना है याद रखिएगा, ये जो फिनोमिना है कि evaporation क्या है? The phenomena change of liquid into vapors, वो फिनोमिना, वो घटना जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइल, एक तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जब पानी उबलने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे ही टेम्परेचर हो और वो इवोपरेट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, वेपर बन जाए, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। यही इवोपरेशन होता है। तो सर जो भाप बनता है फिर वो क्या, वो भी इवोपरेशन ही होता है। ओके, सो यहां पर समझते हैं ये देखिए ये भी इवोपरेशन है। इवोपरेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन सब्सटेंस इज लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग टू द गैसेस। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इवोपरेशन का मतलब ही होता है लिक्विड जब है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन, है ना। इसकी बारीकी भी हम समझ चुके हैं। यहां पर भी देख लीजिए, ये जो यहां पर सरफेस दिखाया गया है, यहां पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख रहे हैं कि रैंडम मोशन है, डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड रैंडम, ये है आपका रैंडम मोशन, ठीक है, हो रहा है, लेकिन अभी रैंडम मोशन उतना नहीं। लेकिन जब इसको हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसका रैंडम मोशन बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग हो रहा है। ये बॉइलिंग का मतलब इवोपरेशन नहीं होता है, बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके लास्ट में इवोपरेशन होने शुरू होता है। तो बॉइलिंग हो रहा है, रैंडम मोशन बढ़ गया, लेकिन एक टाइम के बाद ये सारे का सारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सब के सब इस सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। ओके, अब ये आप देख सकते हैं कि सनलाइट से भी होता है। अब सन का जो टेम्परेचर होता है पानी के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कभी 100 पर पहुंचेगा। 100 पर पहुंचेगा तो आपको लगता है कि हम कुछ भी जिंदा रह पाएंगे, इंसान जानवर नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बिना 100 पर पहुंचे हुए, बिना बॉइलिंग किए हुए भी वेपराइजेशन चालू रहता है। देखिए ये सन है, हीट एनर्जी आया इसमें से, ये समुद्र का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, तो सरफेस क्या हो जाता है, ऊपर का सरफेस क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि भाई ऊपरी सरफेस का जो पानी है, लिक्विड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू निचला। ये निचले सरफेस के कंपैरिजन में, ये निचले सरफेस के कंपैरिजन में ये जो ऊपरी सरफेस है वार्म, ये क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये देखिए ये चला गया है, ये ऊपर जा रहा है, तो राइजिंग वाटर वेपर, यहां पर हम बोलेंगे कि वाटर वेपर राइज कर गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ओके, क्योंकि आगे भी हमें बुक्स को देखना है। ठीक है,
अब यहां पर कुछ एक्टिविटी है, ये पहले इसको समझ लेते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर, लेट मी रिमूव दिस। यहां पर ये बोला गया है कि 5 ml ऑफ वाटर ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर एंड ओपन चाइना डिश एंड कीप इन नियर द विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना, यानी कि बात की जा रही है असल में सरफेस की, dish and keep it inside a cupboard or a shelf in your class. Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps for activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity speed on the evaporation? यानी कई सारी चीजें एक साथ डिस्कस की गई हैं इसमें, समझते हैं इस चीज को। कब है इसका सरफेस एरिया कम है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई लेस सरफेस एरिया है इसका, इसका जो सरफेस एरिया है वो लेस है, और इसका लार्ज है। तो हम ये देखेंगे कि भाई लार्ज सरफेस एरिया है तो यहां से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, वाटर है, ये एक देख रहे हैं सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। हालांकि पानी इसमें ज्यादा हो सकता है, तो हम देखेंगे कि लार्ज सरफेस एरिया अगर है तो ये सरफेस एरिया लार्ज होने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका ऊपरी सरफेस ज्यादा है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो यहां पर सरफेस रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, सरफेस रेट और किन चीजों से बढ़ेगा कि अगर आपने यहां पर फैन लगा दिया, सपोज दैट यहां पर आपने एक पंखा लगा दिया कुछ इस तरह से, ऐसे आपने एक पंखा लगा दिया, तो आप देखेंगे कि ये पंखा अगर मूव करने लगा तो भी इसका इवोपरेशन का रेट पहले से बढ़ जाएगा। ये ज्यादा होगा, ये फिर भी कम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बढ़ेगा, दोनों अगर 4 गुना हो गया, ये x था तो ये 4x हो जाएगा, ये y था तो ये 4y हो जाएगा। हालांकि y इज ग्रेटर देन x होगा, क्योंकि इसका जो इवोपरेशन का रेट है वो ज्यादा है, तो पंखा चलाने के बाद भी ये ज्यादा होगा। हालांकि दोनों बढ़ेगा टोटलिटी में, ओके। क्योंकि विंड क्या करता है, विंड जो है, हवा जो है आता है, पानी को धक्का देता है और बाहर निकाल देता है, उसके अट्रैक्शन को तोड़ देता है। हवा से, हीट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने अभी देखा था बुक्स में कि डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए भी जो वाटर हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, वो इवोपरेट करना शुरू करता है। यस, करता है, पंखा से करता है। अच्छा, पंखा हटा दिया आपने, अब आपने क्या कर दिया, सनलाइट ला दिया, दिस इज व्हाट, सन। तो सन का हीट होता है, सन का हीट डायरेक्टली यहां पर आएगा इन दोनों पर। तो सन का अगर हीट आ रहा है इस पर, इस सरफेस पर, और इधर भी आ रहा है सन का हीट, तो जाहिर सी बात है कुछ तो हीट इसमें आएगा, कुछ तो हीट इसमें आएगा। अब ये बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए भी ऊपर का सरफेस क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी को मतलब ये जो हम रिकॉर्ड ऑब्जर्व करेंगे ना, यही चीज इन्फर करेंगे। फिर पूछा है कि जब लू चलता है तब जो है इवोपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा इवोपरेशन। आप देखते हैं लू के दिन में, जब लू चलता है अप्रैल मई के महीने में, जून के महीने में, तो हर चीज जो है सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, हर चीज, इवन हमारा बॉडी ड्राई हो जाता है, हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है। लेकिन वही जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीना क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में खुद वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। वही मॉलिक्यूल्स जो उड़ के गए हैं, अब वो कहाँ जाए, तो इधर एटमॉस्फेयर में छुपे हुए हैं। इससे क्या होता है, एक तो गर्मी बढ़ जाती है, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे CO2 ट्रैप करके रखता है, ये भी ट्रैप कर लेते हैं। और दूसरी चीज कि ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं बेसिकली, कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा हो जाए एक सर्टेन लिमिट से, तो मैं बोलता हूँ ह्यूमिडिटी बढ़ गई। लेकिन जब लू चलता है तो ये सब उड़ जाते हैं, सब वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं, तो मौसम एकदम क्लियर हो जाता है और हम बोलते हैं क्या ही ड्राई वेदर है, सब कुछ रूखा 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 सूखा सा लग रहा है। ओके, अभी बरसात का दिन है, यहाँ हाथ करूंगा पसीना आ जाएगा। लेकिन यही अगर अप्रैल मई का महीना होता, लू चल रहा होता, दिन का मौसम होता, पसीना नहीं आता, ड्राई, गर्मी लगेगा लेकिन ड्राई रहेगा, राइट। तो ये एक बात है। फिर बोला जा रहा है कि क्लासरूम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा
क्लासरूम में रख दूंगा तो इवोपरेशन और कम हो जाएगा। क्यों? एक तो हवा नहीं मिलेगा, दूसरा सन नहीं मिलेगा, पंखा मिल सकता है तो पंखे से भी होगा। क्लियर? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। रेट ऑफ इवोपरेशन किस चीज से इंक्रीज हो रहा है बेटा? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखिए, इसको इंक्रीज किया, यहां से यहां सरफेस एरिया किया, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, इसके बनिस्बत इसमें ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। वी नो दैट इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवोपरेशन जो होता है वो नीचे का वाटर ऊपर नहीं जाता है, इवोपरेशन जो होता है ऊपर के सरफेस का होता है। तो जिसका सरफेस बड़ा होगा वहां इवोपरेशन ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। सो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। आप एक कपड़ा लीजिए, उसको गीला करिए और ऐसे बंद कर दीजिए। आपने सरफेस एरिया कम कर दिया, सूखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, 2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है। लेकिन आपने उसको गीला करके फैला दिया, आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, आधे घंटे में सूख जाएगा। ओके, सो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है सरफेस एरिया पर। सरफेस बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, तो कपड़े के केस में क्या करते हैं कि भाई कपड़े को हम क्या करते हैं? स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाए, इवेपोरेट हो जाए पानी उसका। नेक्स्ट केस है ये तो एक केस हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो होगा। अगला केस ये कह रहा है बेटा कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये यस, यहां पर आप देख सकते हैं एन इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला है। ये तो सरफेस के बारे में था, ये एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी तो एक है ना हमारे पास, टेम्परेचर भी तो है कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो भी आपका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो देखिए टेम्परेचर, सन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया यहां से यहां इंक्रीज कर दिया, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ा। विंड की स्पीड बढ़ा दी हमने, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी। भाई हीट ज्यादा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी पहले से। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा, तो ये अपने अट्रैक्शन को तोड़कर निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर, हाँ, अब ह्यूमिडिटी क्या है? ये देखिए, मैं बोलता हूं कि ये मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। इतने में मैं ले रहा हूं, आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज आवर एटमॉस्फेयर और इसमें पानी के ये पार्टिकल्स हैं। तो मैं बोलूंगा अभी ये बिल्कुल ड्राई मौसम है, कम है पानी के पार्टिकल्स, ड्राई मौसम है, यानी लू का महीना चल रहा है। और इस मौसम में इवोपरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर खाली है, तो हर चीज से निकल निकल के पानी ऊपर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त बरसात जैसे ही हुआ, इवोपरेशन हो के सारे वाटर कहां चले गए? इसी में भर गए, राइट? ये पूरा क्या हो गया? भर गया, ये पूरा जो है भर गया। अब मैं बोलूंगा ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। जैसे ही बारिश हुआ, पानी आया, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स हीट के वजह से सब क्या हो जाएंगे? ये पूरे में भर गए। अब ये ह्यूमिडिटी है, दिस इज व्हाट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ, मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ H2O molecule, H2O in atmosphere, इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ये इंक्रीज करेगा तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, ये घट जाएगा तो ह्यूमिडिटी घट जाएगा। सो अमाउंट ऑफ H2O इन एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने, यानी वही पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ज्यादा होंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ, ये अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, अब इस चीज को अगर मैं ऐसा समझो, आप लोग इस चीज को मैं लेके चला आता हूं यहां पर, इसके ऊपर, ठीक है बेटा? ये जो है हमारा
ये सरफेस है, पानी का बॉल है, और इसके ऊपर मैं ये वाला एटमॉस्फेयर लेके चला आता हूं जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको कि ये फिर से ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर पानी के ही पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। अब कहां जाएंगे? जाएंगे ऐसा नहीं है, हीट करेंगे तो जाएंगे ही, हवा चलेगी तो जाएंगे ही, लेकिन रेट ऑफ इवोपरेशन पहले के मुकाबले में अगर ये नहीं होता, जब ये नहीं होता, ये खाली है, ओके, जब ये मान लीजिए नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा? ये घट जाएगा। हाँ, अब ये नहीं है तो ये रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। तो ये ड्राई वेदर है, इसी के ऊपर ये आ गया। अब ये ह्यूमिडिटी है, दिस इज व्हाट ह्यूमिडिटी, दिस इज व्हाट ड्राई सेशन, ह्यूमिडिटी है ना। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब यहां पर आते हैं हम लोग, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विंड स्पीड में जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, यानी जब हवा चलता है तो उसमें जल्दी से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड, डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सरफेस। यानी कि हवा चलेगा, हवा आएगा, पानी से टकराएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को लेकर उड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। भाई किसी भी तरह से आप पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके चले आइए, हटा दीजिए, दूर दूर कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। चाहे वो विंड के जरिए हो, चाहे वो हीट के जरिए हो, ठीक है, चाहे वो सरफेस को बढ़ा देने से हो। सरफेस बढ़ेगा तो हीट ही होगा, एक्चुअली सरफेस बढ़ेगा तो हीट की ही वजह से होगा। तो मैं दो चीजें बोलता हूं, चाहे वो हीट की वजह से हो, चाहे वो विंड की हो, चाहे किसी और, आप कुछ और तरीका निकाल लो, चाहे आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर दो। यस, प्रेशर को कम करोगे तो भी इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर गैसेस तो होंगे ना भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स हटा दिया हमने, गैसेस तो होंगे ना, गैसेस को हटा लो, ये अचानक से इवोपरेट हो जाएंगे अगर सारे हट जाएंगे। तो अगर कम हुआ तो धीरे धीरे इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग? अब ये चीज बड़ा काम का है, साइंटिफिक है कि हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन जो है वो ठंडा कैसे कर देता है? हाँ, ये जो है ना पूरी, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि भाई इवोपरेशन जो है वो कूल कैसे कर देता है। इन एन ओपन वेसल, आप एक वेसल लीजिए, एक बर्तन लीजिए, द लिक्विड कीप्स ऑन कोऑपरेटिंग इवोपरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये क्या कह रहा है कि जब वाटर वेपर होता है तो भाई अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, कैसे होगा? सराउंडिंग का एनर्जी लेगा तभी तो वेपराइज्ड होगा, और जब सराउंडिंग का एनर्जी लेगा मतलब हीट लेगा, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? ठंडा हो ही जाएगा। वेरी सिंपल लॉजिक, और यही सिंपल लॉजिक है कि इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इसलिए आप देखते हैं कि जहां आसपास तालाब होता है वहां कैसा होता है, मुझे बताइए? ठंडा होता है। आप नदी के किनारे जाइए, आपको ठंडक महसूस होगी। जहां बहुत गर्मी पड़ रही है और दूर कहीं 2-3 किलोमीटर नदी है, नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाइए, आप ठंडक महसूस करेंगे। तालाब के किनारे पर जाकर बैठ जाइए, आप ठंडक महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ इवोपरेशन चल रहा है। ये इवोपरेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हीट। एटमॉस्फेयर का हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है पानी, और पानी को, पार्टिकल्स को इवोपरेट करा रहा है, तो हीट कहीं ना कहीं क्या हुआ? कम हो गया। हीट कम हुआ तो गर्मी, टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, सो इवोपरेशन कॉज कूलिंग। दिस absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold। वही बात है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, what happen when you pour, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। what happen when you pour some, इधर ले लेते हैं। yes, what happen when you pour some एक्सोटेन नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एक एल्कोहलिक मटेरियल होता है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो वो तुरंत इवोपरेट हो जाता है। ऑन योर पाम द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो हमारे पास होता है। आप अपने हाथ पर पेट्रोल रखिए, और पेट्रोल रखने के बाद आपको कैसा फील होता है? कभी किया होगा आप लोगों ने। अच्छा, पेट्रोल छोड़ दीजिए, बर्फ ले लीजिए, बर्फ का एक टुकड़ा, कैसा फील करते हैं? कोल्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्फ आपके हाथ से टेम्परेचर को खींचता है और उसके बाद वो मेल्ट करता है।
इसलिए आप ठंडक फील करते हो, आपके हाथ की एनर्जी को खींच रहा है। दूसरी चीज, आपने पेट्रोल अपने इस सरफेस पर, ये तो मोटा होता है चमड़ी, इस पर आपने पेट्रोल लगाया, 2 बूंद छिड़क दिया, एक ढक्कन छिड़क दिया, अब आप देखेंगे कि ये ठंडक फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, पानी की डेंसिटी से और कम हो जाती है। तो जब डेंसिटी ऑलरेडी कम है तो पार्टिकल्स के बीच का जो मॉलिक्यूल का ये अट्रैक्शन ये कम होता है, दूर दूर होते हैं वैसे ही। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत तेजी से इवोपरेट होंगे। जब इवोपरेट होंगे तो किसको एब्जॉर्ब करेंगे? अपने आप कुछ नहीं होता है, साइंस की दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है, एनर्जी लेंगे तभी इवोपरेट होंगे। तो पेट्रोल डाला, इसका इवोपरेशन रेट फास्ट है, तो ये एनर्जी किससे लेगा? आपके हाथ से ही ले लेगा। तो आपको हाथ को एट द इंस्टेंट क्या फील होगा? ठंडा लगेगा। और ये होता है, कई सारा हम तेल लगाते हैं, ठंडा लगने लगता है थोड़ी देर के लिए आसपास, कैसा? ये सेम फिनोमिना है। कई सारे पाउडर्स लगाते हैं, ठंडा फील होता है, सेम फिनोमिना है। ठीक है, कि वो आपके बॉडी का ही हीट ले लेता है, या समटाइम वो इवोपरेट हो जाता है, तो इवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो इसमें यही बात कही गई है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट of vaporization of water help to cool the hot surface. Good. ये देखिए, यही कह रहा है कि जब आप देखेंगे कि क्या होता है, जब मई जून का महीना है, छत एकदम गर्म हो जाता है, और पहले जब छत पे लोग सोते थे तो क्या करते थे? उसको ठंडा करने के लिए पानी डालते थे, और पानी से ही आज भी चीजों को ठंडा किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर मशीनों को ठंडा किया जाता है पानी से ही। तो छत को हम ठंडा करते थे पानी डालकर। क्यों ठंडा हो जाता था? क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हम बोलते हैं भाप निकल रहा है, एक्चुअल में वो वेपर है, वाटर वेपर निकल रहा है। वाटर वेपर निकल रहा है मीन्स वो क्या खींच रहा है? एटमॉस्फेयर से भी खींच रहा है, और उस छत के अंदर से भी खींच रहा है गर्मी को। तो छत धीरे धीरे इट्स कूल डाउन, छत ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी किसी गर्म चीज को आपने ठंडा करना है, आप पानी फेंक देते हो उसके ऊपर, और वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। रीजन क्या है? यही रीजन है कि वो पानी को इवोपरेट करा देता है और अपनी एनर्जी पानी को दे देता है, और वो खुद ठंडा हो जाता है। राइट? ओके, सो कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द इवोपरेशन? मैंने आपको कई सारा बताया, अब आप खुद सोचिए। चलिए मैं एक और देता हूं, कूलर, डेजर्ट कूलर जिसमें हम पानी डालते हैं, ये भी क्या करता है? इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि इवोपरेशन कॉज कूलिंग। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारा जो है, ये कूलर है। ओके, इधर फैन लगा होता है, ये फैन है, और ये इस पर ऐसे, और ये घूम रहा होता है। चारों तरफ, तीन तरफ क्या होता है? घास। उस घास के ऊपर क्या आता है? पानी आता है। तो ये पीछे से जब ये फैन चलता है तो हवा किधर जाता है? हवा को ये आगे धकेलता है, और कहां से खींचता है? पीछे से खींचता है। पीछे से हवा ऐसे जाता है, ऐसे, इधर से भी ले लेता है, इधर से भी ले लेता है, यानी तीन तरफ से ये हवा लेता है और एक तरफ छोड़ता है हवा। अच्छा, जब ये तीन तरफ से हवा ले रहा होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? जाली के अंदर घास डाल देते हैं। राइट? क्योंकि पानी काफी देर तक उस पर टिका रहे। अब उसी पानी को ये लेता है और फेंकता है आगे की तरफ। तो यहां पर पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते तो हैं, बट ज्यादा देर रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत छोटे होते हैं, हीट का मौसम होता है, गर्मी, ड्राई मौसम होता है, और विंड बहुत तेजी से होता है। तो यहां से इसका क्या चालू हो जाता है? ये हो जाते हैं इवोपरेट। ये इवोपरेट हो जाते हैं। ये जो हवा के अंदर H2O के पार्टिकल्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? यहीं से, इधर ही से तो आ रहे हैं, इधर ही से आ रहे हैं, कूलर के तीन तरफ से। और यहां पर आके ये H2O क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे H2O क्या हो जाते हैं? इवोपरेट हो जाते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो इवोपरेशन हुआ ये कैसे हुआ? क्या अपने आप हो गया? यहां पूरा का पूरा इवोपरेशन चल रहा है। तो इस एरिया में क्या फील होगा? ठंडा फील होगा, क्योंकि हवा तो रह जाएगा, हवा थोड़ी ना उड़ के जाएगा। तो हवा जो जाके टकराता है आपकी बॉडी से, वो ठंडा हवा लगता है। वेरी सिंपल। आप घास निकाल दीजिए और देखिए हवा कैसा आता है। हवा नॉर्मल आएगा, जैसा हवा उस टाइम होगा वैसे, या गर्म भी आ सकता है, क्योंकि ये पानी को ट्रैप करता है, अपने पास फंसाता है, और हवा इसी से होके आता है। तो इस पानी को भी ये हवा के साथ फेंक देता है। पानी के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। आप अगर स्प्रिंकल करने वाले जो
नाई के पास होते हैं सलून में, वो तो काफी मोटा मोटा स्प्रिंकल करता है। आप एक ऐसा स्प्रिंकल मशीन बनाइए जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे जाके एटमॉस्फेयर में फैले, और ड्राई मौसम है, लू का महीना है, अप्रैल मई जून का महीना है, तो आप बस रूम में स्प्रिंकल कर दीजिए, आपका रूम ठंडा हो जाएगा। आप फैन चला रहे हैं, बस स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म हुआ फिर स्प्रिंकल कर दीजिए, राइट। और इस बेस्ड पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बेसिकली कूलर उसी पे काम करता है, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल एग्जांपल हो गया कि इवोपरेशन डज कॉज कूलिंग। आप नदी के किनारे चले जाइए, तालाब के किनारे चले जाइए, वहां पर आपको ठंडक मिलेगी एज कंपेयर टू किसी और जगह पर है तो। सो कैन वी साइट सम मोर एग्जांपल? यस सर, हमने कर दिया। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? अभी ये गर्मी का दिन है तो मैंने कॉटन का ही शर्ट पहना हुआ है। ये क्यों पहनते हैं? ये इसलिए पहनते हैं बेटा क्योंकि ये हमारा जो पसीना है, जो स्वेट है पसीना, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। और ये हमें जब पसीना एब्जॉर्ब होता है तो ये भी हमें एक तरह से ठंडक का एहसास दिलाता है। अगर मैंने मान लीजिए कि पॉलिस्टर का पहन लिया तो पसीना तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। जब पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो मुझे गर्मी लगेगा। और कॉटन में क्या होता है, हवा अंदर जाते रहता है, ठीक है। सो ये इवोपरेशन भी साथ साथ चलते रहता है पसीने का। जब पसीना इवोपरेट होगा तो क्या होगा? बॉडी गेट्स कूल डाउन। पॉलिस्टर का पहन लिया तो अंदर हवा जाएगा नहीं, तो इवोपरेशन नहीं होगा, तो गर्मी लगेगा, है ना। सो इसलिए हम लोग कॉटन का कपड़ा ही ज्यादा प्रेफर करते हैं गर्मी के दिनों में, ओके। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles of the surface of the liquid gain energy from the surroundings of body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body leaving. मैंने वही बताया था कि बॉडी से एनर्जी हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी कूल। कॉटन बीइंग इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इट्स absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. Very good. ये मान लीजिए कि मैं दिखाई देता हूं, ये एक आदमी है मान लीजिए, तो ये आदमी जो है इसने कॉटन का ड्रेस पहना हुआ है। इसने कॉटन का ड्रेस पहना हुआ है। क्यों ड्रेस पहना हुआ है कॉटन का? क्योंकि हवा जो है इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, कॉटन, ठीक। तो एटमॉस्फेयर से क्या हो गया? अंदर स्वेट है, बॉडी के ऊपर तो स्वेट है, अंदर हवा गया, तो अंदर जब हवा गया तो ये एटमॉस्फेयर से मेरा स्वेट क्या हो गया? पसीना क्या हो गया? एक्सपोज हो गया, तो ये इवोपरेट करेगा तो इवोपरेशन कॉज कूलिंग। सिंपल सा लॉजिक, इसलिए हमारा बॉडी ठंडा रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। एक चीज और आते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं इधर कि पसीने से भी हम लोग कभी कभी ठंडक फील करते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold? ये तो बहुत ही इजी सवाल है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस चीज को कि भाई एक ठंडा सा ग्लास वाटर है, उसके आउटर सरफेस पर हम जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वेरी सिंपल लॉजिक। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, ठीक है। इसमें कोल्ड वाटर भरा हुआ है, और जब हम इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, फ्रिज से निकाला, तो हम क्या देखते हैं कि इसके बाहर ऐसा वाटर का ड्रॉपलेट्स बाहर, ग्लास के बाहर। अब ये क्यों हो जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आया? क्या ग्लास के अंदर से आ गया? नहीं, ग्लास के अंदर से नहीं आया। आप ये मान के चलिए कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा होता है, बट कितना भी ड्राई मौसम हो, कुछ ना कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, राइट। इनको अगर ठंडा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कंडेंस कर देंगे। अभी ये वेपर है, गैस है, गैस को कंडेंस करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। सो मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आया जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, 0 है मान लीजिए, यहां पर रख दिया। अब इस जगह कुछ तो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो
वेपराइजेशन के शक्ल में है, गैस के शक्ल में है, वो इसके कांटेक्ट में आएंगे ग्लास जो बहुत ठंडा है और कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, फिर से वाटर बन जाएंगे। तो ये वही है, यानी ये दिखाता है कि आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स दौड़ घूम रहे हैं। अगर कहीं ये नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि वहां मौसम बहुत ही ड्राई है, वहां आसपास जरा भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। और ये ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, वो हमें दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। ये वही बात कही गई है कि भाई आप एक टम्बल के अंदर बर्फ भर दीजिए, टम्बल ठंडा हो जाएगा। एक टम्बल लीजिए, उसके अंदर बर्फ भर के पैक कर दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, अब उसको रख दीजिए, लटका दीजिए एटमॉस्फेयर में। आप देखेंगे कि उसके बाहर जो है क्या निकल के आ जाएगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप। कहाँ से आ गए? ये वही थे जो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, ये वही हैं। ये कैसे हो गए? कंडेंस हो गए, क्योंकि टम्बल ठंडा है तो इनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। वही टम्बल के बाहर दिखने लगता है हमें। ठीक है, सो ये बहुत इजीली हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग। ये देखते हैं, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे। ये बोला गया है कि डेजर्ट कूलर जो है वो हॉट ड्राई डे में ही क्यों बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, बरसात में क्यों नहीं देता है। डेजर्ट कूलर अभी हमने देखा था, कूलर जो क्या फेंकता है, हवा के फेंकता है, लेकिन साथ में वाटर के ड्रॉपलेट्स भी चले जाते हैं और वो वेपराइज्ड हो जाते हैं, और जिससे हवा ठंडा हो जाता है तो ठंडा हवा लगता है हमें। पंखे का हवा ठंडा नहीं आता है। तो डेजर्ट कूलर, वही कूलर जो है वो ड्राई डे में, लू जब चलता है अप्रैल मई जून के महीने में, क्यों बेहतरीन जो है वो रिजल्ट देता है। जुलाई अगस्त जैसे ही बारिश हुआ कूलर का फेल हो जाता है, बल्कि पानी हम डालते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर है। अब एक्स्ट्रा लाके क्या करेंगे? अभी इतना ज्यादा हो गया है कि वेपराइजेशन हो ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर में रुका हुआ है। ठीक है, इसलिए अब एक्स्ट्रा अगर कूलर चलाएंगे ना तो बॉडी और चिपचिपा हो जाएगा हमारा, और दिक्कत हमें हो जाएगी। तो अब कूलर जब है ना बिना पानी डाल के ही चलाते हैं, है ना। सो ये क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, तो एटमॉस्फेयर में पहले से ही जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो कम रहते हैं, और चूंकि ड्राई भी होता है और हीट भी होता है, तो जो भी हम कूलर चलाते हैं, कूलर से जो पानी आता है उस हवा जो आता है, उस हवा में पानी भी होता है। मैंने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया आपको। सो वो जो पानी के अंदर हवा के अंदर जो पानी होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है किस दिन में, ड्राई वेदर में, और हवा ठंडा हो जाता है। लेकिन इस सीजन में अगर चलाएंगे, बरसात के सीजन में, तो क्या होगा, वो हवा आएगा जिसमें पानी भी होगा, लेकिन वो वेपराइज्ड नहीं होगा, वो डायरेक्ट बॉडी को आके हिट करेगा, बॉडी और चिपचिपा हो जाएगा। तो मतलब वो एक तरह से कोई फायदा नहीं करेगा, हवा तो लगेगा बस, बॉडी चिपचिपा ही रहेगा ना। तो ये वजह बनता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मेक्स बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक अर्थन पॉट का मतलब ये गांव में होता है बेसिकली, शहरों में तो शायद देखे होंगे बच्चे। ये इस तरह से मटका होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, इसको पका दिया जाता है आग में, तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेता है, लाल रंग का। अब इसमें अगर मैं पानी भरता हूं, है ना, ये मैं अगर इसमें पानी भरता हूं बेटा, ये मटका है हमारा, इसमें पानी भरा हुआ है, राइट। तो इधर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में हीट है, हीट, मैं हीट बोल रहा हूं, ड्राई मौसम है, एटमॉस्फेयर में हीट है, आसपास जो है वेपर नहीं है, यानी कि ह्यूमिडिटी नहीं है। तो इसके कुछ पार्टिकल्स, इसमें छेद होता है, इस पॉट में छेद होता है, तो ये कुछ ना कुछ अपने आप बाहरी सरफेस पर आके बैठने जाते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन ये निकलने का रेट जो है ना बहुत स्लो होता है। ये मान लीजिए 1 घंटे में इतने आए, 1-2 हजार मॉलिक्यूल 1 घंटे के अंदर, और जैसे ही एटमॉस्फेयर से ये टच किए, एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत ड्राई है, ड्राई मींस वाटर वेपर नहीं है, ये तुरंत क्या हो जाएंगे, ये हो जाते हैं वेपराइज्ड, वेपराइज्ड हो जाएंगे। वेपराइज्ड हो जाएंगे तो बताइए आसपास का एरिया कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। वेरी गुड, दिस विल बिकम कोल्ड। सर ये कूल हो जाएगा, तो आसपास का अगर एरिया कूल होगा तो ये अंदर भी तो कूल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो ये अंदर का भी एरिया क्या हो जाता है, कूल हो जाते हैं। इसलिए अर्थन पॉट जो है
यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो गर्मी के दिन में मीन्स वो ड्राई सेशन में ये बहुत अच्छे से पानी को ठंडा कर देता है। और आप देखेंगे गांव वगैरह में इसके ऊपर बोरी लगा दी जाती है और सब पानी छिड़कते जाते हैं। तो दो तरह से वाटर वेपर होता है, एक तो जो अंदर से निकल रहा है वो तो हो ही रहा है, ऊपर से पानी जो छिड़कते हैं वो भी तुरंत वेपराइज हो जाता है, तो वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है, तो देखते हैं और ठंडा हो जाता है। ठीक है, सो ठंडा करने के लिए आपको रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी है तो आप ये बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हवा घुमाओगे तो शायद बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो बढ़ जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर में चूंकि पहले से ही वेपर पहले से ही मौजूद है, ठीक है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारा। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट सी, ये देखिए जब हमारे पास हॉट से मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन, हमारे पास दो चीजें हैं। देखिए एक तो हमारे पास ये कप है, इसमें हमारे पास चाय आता है, और एक जो है हमारे पास इसमें भी चाय आता है ऐसे। ये सॉसर से ये कप है, कप का सरफेस एरिया बहुत कम है सर, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। आप देखे होंगे कि कप के प्याले के साथ ये सॉसर्स भी आता है, मतलब कप के साथ प्याला भी आता है, तो बहुत सारे लोग इसको इसमें उड़ेलते हैं और फिर पीते हैं इससे सिप करके। जैसे ये मेरे पास है दिस वन, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस पे अगर कोई हॉट चीज जाएगा तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ने से जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मैं आराम से पी सकता हूँ। गुड। लेकिन मैंने कप ले लिया और कप का सरफेस एरिया तो बहुत छोटा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाएगा, इसलिए काफी देर तक गर्म रहेगा और पीने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए लोग इसको इसमें पी लेते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो इसमें उड़ेलते हैं और सिप करके ऐसे करके पी लेते हैं। ठीक है, तो ये वजह बनता है क्योंकि टी मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन द कप, हम लोग जल्दी जल्दी इसमें से सिप कर जाते हैं। क्यों? इसके मुकाबले इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, और ज्यादा है तो ये जल्दी जल्दी इवोपरेट करेगा, इवोपरेट जल्दी जल्दी होगा तो जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, ये रीजन बनता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, गर्मी के दिन में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए जो एटमॉस्फेयर में हमारे स्वेट को एक्सपोज कर सके, ताकि स्वेट क्या हो जाए, इवोपरेट हो सके। ठीक है, वैसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो है कि अब तक हमने क्या लर्न किया, ये उसके बारे में है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर, ओके, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, सबको पता है, एटम से मिलके बना होता है मतलब। गुड, इसको समझ लिया हमने, ये हमने समझ लिया। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं इसमें और भी कुछ ऐड कर सकता हूं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये अब जब आगे के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आएगा। प्लाज्मा क्या है, ये भी एक एनर्जी है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी उसमें ऐड कर लीजिए, बट बेसिकली 3 ही होते हैं। वैसे अभी के रिसर्च में कई सारे चल रहे हैं ना, तो ये रिसर्च की दुनिया है, आगे रुकती नहीं है। हम जो आज पढ़ रहे हैं ये आउटडेटेड चीजें हैं, आप लेटेस्ट में देखेंगे तो दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, सही बात है, ये सॉलिड है, नजदीक नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, जब भी तो ये सॉलिड है। दिस इज व्हाट सॉलिड, नजदीक नजदीक है तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसमें। ओके, ये लिक्विड है तो इसमें जाहिर सी बात है एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी थोड़ा सा कम हो गया। तो ये हमारा लिक्विड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मुकाबले में कम होगा। और ये हमारा गैस है, ये देखिए, ये गैस है हमारा, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होगा इनके कंपैरिजन में। ठीक है, यही कहा जा रहा है। द शेप द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी स्पेस
गैस, लिक्विड, सॉलिड। स्पेस क्या होता है? द स्पेस इन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट यानी पार्टिकल्स, पार्टिकल के कंस्टिट्यूएंट के, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन द लिक्विड एंड मैक्सिमम इन द गैसेस। पहले तो स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसेस में होता है। काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा किस में होता है? इसमें होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इसको मोशन करने का ज्यादा चांस मिलता है। इसमें हीट ज्यादा है तभी तो ये ब्रेक डाउन करके निकल चुका है। इसमें इससे थोड़ा सा कम होता है और इसमें इससे थोड़ा सा कम होता है, स्पेस भी और काइनेटिक एनर्जी भी। यहां से स्टार्ट करेंगे तो सर स्पेस बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। ये बढ़ गया थोड़ा सा, स्पेस भी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, स्पेस और ज्यादा बढ़ गया और काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ गया। यही बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओके अब ये जो है हमारा अरेंज द पार्टिकल ऑफ द मोस्ट ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर ही लेते हैं इसको भी। ये अब तक हमने क्या सीखा है उसको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत एकदम सिस्टमेटिकली, एकदम सिस्टमेटिकली। ये देखिए एकदम सिस्टमेटिकली हो पा रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड लेयर द पार्टिकल कैन स्लिप स्लाइड ओवर ईच अदर वाइल फॉर गैसेस। अच्छा लिक्विड में क्या होता है? तो देखो लिक्विड में क्या होता है, आप एक चादर बिछाइए, उसके ऊपर एक और चादर बिछाइए, एक और चादर बिछाइए, एक और चादर बिछाइए, एक और चादर बिछाइए, यानी चादर के ऊपर चादर बिछाया आपने। लिक्विड में एक्चुअली में ऐसे ही होता है, एक चादर है फिर एक और चादर है, यानी स्मैश करते रहे, एक दूसरे पर स्लिप करते रहते हैं, ये लिक्विड होता है। मैं एनिमेशन दिखाऊंगा इन सारे का, कंप्लीट हो जाए बुक्स उसके बाद एनिमेशन वाले पोर्शन पे आएंगे हम लोग। तो ये देखिए लिक्विड में ये वाला सिनेरियो होता है, ऐसे ये एक चादर के ऊपर एक चादर, इस तरह से ये चलते जाता है। मुझे थोड़ा सा अच्छे से बना लेने दीजिए। हाँ फील कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक है ना, इसी तरह से कुछ लिक्विड का मामला होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, इस तरह से चल रहा होता है। और गैस में क्या होता है? देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट द रैंडमली। गैस में तो कुछ ऑर्डर ही नहीं होता है, वो रैंडम मोशन में होता है, किधर के ही जा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं होता। इसमें तो कम से कम एक ऑर्डर होता है कि एक स्लिप, मतलब ये जो सरफेस एक लेयर का है तो उसी लेयर में ही भागते रहता है, इसका एक ये वाला लेयर का उसी लेयर में, तो लेयर बाई लेयर हो जाता है। लेकिन गैस में कोई ऐसा लेयर वेयर कुछ नहीं होता, कोई कहीं भी जा सकता है 3D स्पेस में। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला हो गया, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही वजह बनते हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर कोई मेरे पास सॉलिड है, ये सॉलिड ब्लॉक है, हो सकता है मैं इसको बिना हीट किए इसको लिक्विड बना सकता हूं। इनके ऊपर का जो प्रेशर है ना बेटा, ये प्रेशर को मैं क्या कर दूं, ये प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, क्या है ये प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। अगर मैं इस प्रेशर को हटा लेता हूं, अगर मैं इस प्रेशर को हटा लेता हूं तो हो सकता है ये लिक्विड, सॉरी ये सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, ठीक है। तो प्रेशर करता क्या, आप अपना लॉजिक खुद बनाओ ना। प्रेशर दबा के रखता है और हीट क्या करता है, हीट उसको दूर भगाता है, पार्टिकल्स को दूर दूर करता है। प्रेशर क्या करता है, नजदीक नजदीक करता है। सोचो अब इसी में रिलेशन बनाओ आप, कि तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉजिक क्या है कि प्रेशर क्या करता है, दबा के रखता है। प्रेशर करते हैं आप किसी को दबाया तो दबाते ही हैं, और हीट क्या करता है, हीट उनको एनर्जी देता है तो वो दूर दूर भागते हैं। अब सारे रिलेशन इन्हीं दोनों से चलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो डिपोजिशन की सब्लिमेशन क्या होता है, अच्छा इसको पहले देखेंगे। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस आप बन जाए। जैसे कपूर की गोली, कपूर की गोली रख के छोड़ दीजिए, क्या हो जाता है, उड़ जाता है, गैस बन जाता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसी का उल्टा डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट। डिपोजिशन क्या होता है कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन।
तो सब्लिमेशन और डेपोजिशन एक दूसरे का उल्टा है। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस, डेपोजिशन गैस से सॉलिड। गुड। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क यानी होल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। भाई बॉइलिंग क्या होता है? एक होता है इवोपरेशन, इवोपरेशन सरफेस के ऊपर होता है, बस ये मत सोचिए नीचे होता है, लेकिन बॉइलिंग कहां पर होता है? पूरे लिक्विड में होता है। अगर आप एक पतीला जो है उसको आपने चढ़ा रखा है गैस स्टोव पर और बॉइलिंग हो रहा है, तो ये मत समझिए कि ऊपर वाला ही बॉयल हो रहा है। बेसिकली पूरा सरफेस नीचे से ऊपर तक सब बॉयल हो रहा है, सब उस टेम्परेचर को रीच कर चुके हैं। ठीक है। आप कन्वेक्शन, हीट कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हीट पहले नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है पार्टिकल्स, तो नीचे से ऊपर है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी जो ऊपर बॉयल कर रहा है सब नीचे नहीं, नीचे भी उतना ही हीट हो जाता है। सो ये बल्क फिनोमेना यानी पूरा का पूरा बॉइलिंग होता है। लेकिन जब इवोपरेशन होता है तो बस ऊपर का सरफेस का होता है, ऊपर का सरफेस हटा, फिर अब ऊपर जो है वो हो जाएगा, फिर जो ऊपर है वो हो जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Evaporation is a surface phenomenon. Particle from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. पढ़ चुके हैं हम लोग कि evaporation जो है वो surface phenomena है, surface के ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है evaporation। ये आपने इतना बड़ा अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये आपने इसमें पानी भर दिया, ये तो जब भी इवोपरेशन होगा बेटा ना, तो ये ऊपरी सरफेस का ही होगा। तो ये बोले कि मैंने इवोपरेशन, जब भी सरफेस इवोपरेशन होगा तो ये ऊपर वाले सरफेस का होगा, नीचे वाले का नहीं। जब ऊपर वाला हट जाएगा तब नीचे उसके नीचे वाले का होगा। लेकिन जब बॉइलिंग होगा तो ये बल्क फिनोमेना है, पूरे कंटेनर का बॉइलिंग होगा पानी। ठीक है। सो यही कहा जा रहा है इसमें, है ना। और ये इवोपरेशन कैसे होता है कि ऊपर का जो सरफेस है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है? तोड़ देता है। ये इधर भागा, ये इधर भागा, ये इधर भागा, ये इधर भागा, इवोपरेट। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। पढ़ चुके अभी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, कि भाई कितना सरफेस एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। आपने एक चादर भिंगाया और उसको मोड़ के रख दिया तो इवोपरेशन कहाँ होगा? वो जो सरफेस एरिया जो है, जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है, वो तो सूख जाएगा, अंदर का नहीं सूखेगा। ठीक है। द टेम्परेचर, दूसरा क्या है? टेम्परेचर बताया मैंने कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवोपरेशन कम। बरसात के दिन में इवोपरेशन कम हो जाता है, कपड़े वपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, राइट, क्योंकि ह्यूमिडिटी होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा कब होता है? गर्मी के दिन में, मतलब लू के महीने में, मई, जून, अप्रैल। यहाँ पर इवोपरेशन बहुत तेजी से होता है, देखते हैं सब सूख जाता है, तालाब वगैरह। एंड स्पीड ऑफ द विंड, हवा कितना तेजी से चल रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इवोपरेशन कॉज कूलिंग, और डिटेल में हमने डिस्कस किया कि भाई इवोपरेशन ठंडा करता है। क्यों ठंडा करता है? पार्टिकल्स को एनर्जी मिलता है, वो इवोपरेट हो जाते हैं, तो एनर्जी मिल गया तो दूसरे से ले लिया, दूसरे से ले लिया तो वो ठंडा हो जाएगा। एनर्जी मीन्स व्हाट? हीट। ओके, नाउ लेटेंट हीट। ये जो हमारा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। लेटेंट हीट क्या होता है भाई? 1 kg ऑफ लिक्विड को टू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 1 किलोग्राम लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर दो विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर बात की जा रही है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर देते हो। सो वो जो हीट है, हीट मीन्स व्हाट? एनर्जी, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कितना गैस कर रहा है वो? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, वो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वो जिससे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जो है उसका उल्टा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड से यानी बर्फ जो है वो पानी बनता है तो फ्यूजन होता है, पानी जो है भाप बनता है तो वो इवोपरेशन होता है। तो दोनों में 1 kg का यूनिट लिया गया है। ठीक है। Some measure quantities and their units to remember. ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है फिजिक्स में, उसका यूनिट होता है केल्विन, सेंटीग्रेड नहीं होता है। और
किस सिंबल से उसको हम याद करते हैं? के से। ठीक है, लेंथ को आप पता होगा मीटर, और उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। मास, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, केजी, और उसको किससे करते हैं? केजी से ही करते हैं। यस, ये केजी। वेट, देखिए वेट और मास दोनों अलग अलग चीज आया ना यहाँ पर, बता रहा था मैं। तो वेट को जो यूनिट होता है उसका न्यूटन होता है, और कैपिटल N से लिखते हैं। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है क्यूबिक मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यही होता है ना, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? केजी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? केजी मीटर +3 है ना, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा किसका हो गया? डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, केजी पर मीटर क्यूब ये बोलेंगे ना। फिर प्रेशर, प्रेशर इज व्हाट? पास्कल, और इसका यूनिट क्या होता है बेटा? पीए, पास्कल यूनिट होता है। लिखते कैसे है? पी से। क्या होता है ये? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो भाई पास्कल को हम ये 1 पास्कल इज इक्वल टू, कल बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये +2 है, ऊपर आएगा तो -2। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। आगे देखते हैं और कुछ है। चलिए ये खत्म हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक हमारा 4 पार्ट कंप्लीट हुआ, और इस 4 पार्ट में हमने बुक्स का लाइन बाय लाइन समझ लिया, लाइन बाय लाइन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गो थ्रू द योर बुक, आप अपने बुक्स के थ्रू जाइए, वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप कि जब बुक्स के थ्रू जाएंगे तो 1 बाय 1 लाइन जब पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बजाय ये कि आपने, आपके टीचर ने कुछ लिखवा दिया, आपने उसे रट लिया, आपको समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, सो फर्स्ट आप जो है ना बुक के थ्रू जाइए, पहले एक बार बुक पढ़िए, ये वीडियो देखिए, फिर बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, और आई होप कि आपको पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1 जो भी है। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।